हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल्स, आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और मेरा इस आईपीओ को लेके क्या ओपिनियन है, ऐसी सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो कंपनी की डिटेल्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है और किस सेक्टर में ऑपरेट करती है। तो ईयर 2014 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 10 साल हो गए हैं इस सेक्टर में काम करते हुए। तो कहा जा सकता है कि एक नई कंपनी है। ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है ऑफिस वर्क स्पेस सॉल्यूशंस। मतलब किसी को काम करना हो, कंपनीज वगैरह को, आईटी कंपनीज हैं, फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, या कोई जो इंडिविजुअली वर्क करना चाहता है, तो उन्हें प्री बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देती है। आप कह सकते हो कि रेडीमेड ऑफिस उनको प्रोवाइड करती है। एक दिन से लेके सालों तक के लिए, मीन्स जितने भी पीरियड्स के लिए आपको जगह चाहिए, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनसे ले सकते हैं और फिर उनसे ये किराया लेते हैं। तो हमारे ये समझ में आ गया कि ये कैसे काम करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। तो बेसिकली रेंट से इनकी इनकम होती है। इसके अलावा साउंड प्रूफ कॉन्फ्रेंस हॉल्स भी प्रोवाइड करती है। आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग ऑफिस को कस्टमाइज भी करके दे सकती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कलरिंग, डेकोरेशंस करना, ये सब है। ऑब्वियसली जिसके लिए अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना भी इसकी एक सर्विस है। सिक्योरिटी चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, ऐसी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन्होंने इंडिया में 16 सिटीज़ में अपने टोटल 169 सेंटर्स ओपन किए हुए हैं, जिसमें न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ शामिल हैं। इनके पास लगभग 1,05,000 सीट्स अवेलेबल हैं सिटिंग के लिए। 5.33 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है इनके पास। अपना 80% रिवेन्यू ये बड़ी सिटीज़ से निकालती हैं। तो देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार, दमदार नज़र आ रहा है। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट को लेके ये चल रहे हैं और इतने कम वक्त में 169 सेंटर्स ऑपरेट करना भी एक अचीवमेंट की तरह ही देखा जा सकता है। पर सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स को। अब बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड डेट्स के बारे में। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट है वेडनेसडे मई 22 की और क्लोज हो जाएगा 27 मई को, मंडे को यानी कि। अलॉटमेंट की जाएगी 28 मई को। अलॉटमेंट अगर नहीं मिलती है तो रिफंड आपको दिया जाएगा 29 मई को। अलॉटमेंट मिल जाती है आपको तो आपके डीमैट में शेयर आ जाएंगे 29 मई को, वेडनेसडे को। लिस्टिंग होने वाली है 30 मई को। आईपीओ के साइज एंड लॉट्स की बात की जाए तो फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज़ पर शेयर की। प्राइस बैंड रखा गया है 364 से 383 का। लॉट साइज रहने वाला है 39 शेयर्स का। टोटल इशू जो है वो है 598.93 यानी कि लगभग 599 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहने वाला है 128 करोड़ का। और ऑफर फॉर सेल वो रहने वाला है 470.93 यानी कि 471 करोड़ के आसपास का। तो देखा जाए तो कंपनी अपने टोटल आईपीओ में से काफ़ी कम अमाउंट का ही फ्रेश इशू निकाल रही है, यानी कि 128 करोड़ का। 599 में से 128 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 471 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इनके प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक कंपनी में से अपने शेयर्स को सेल आउट करके निकल रहे हैं। एम्प्लॉय डिस्काउंट जो दिया गया है वो दिया गया 36 पर शेयर का। आईपीओ में अप्लाई करने के अमाउंट के बारे में बात की जाए डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, तो रिटेल में मिनिमम 1 लॉट 39 शेयर्स यानी कि अमाउंट लगेगा 14,937 का। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके 507 शेयर्स हो गए, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,94,181 का। एचएनआई के बारे में बात की जाए तो स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम होगा 14 लॉट्स का और मैक्सिमम होगा 66 लॉट्स का। और बिग एचएनआई के बारे में बात की जाए तो 67 लॉट्स का अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम वो। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। एंड फाइनेंशियल्स का जो डेटा देखने को मिलता है वो अमाउंट या फिगर जो रहेगी वो करोड्स के अंदर रहेगी। एंड डेटा जो दिया गया है वो लास्ट ईयर का 31 दिसंबर तक का है एंड उससे पहले के 3 फाइनेंशियल ईयर्स का दिया गया है। तो एसेट्स के बारे में बात की जाए तो एसेट्स 508 करोड़ से
अब हो गए हैं 1352 करोड़ के, बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू भी देखा जा सकता है काफ़ी बढ़ गया है, 216 से अब 633 करोड़ पे आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नेगेटिव चलता आ रहा है पिछले लगभग 3 साल से, और अभी भी -18 का ही देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ भी पहले से कम हुई है, 150 से 94, 94 से 169, और अभी 247 है। चलो ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो वो भी लगातार नेगेटिव ही शो हो रहे हैं। इसके अलावा बोरिंग्स की बात की जाए तो बोरिंग्स इनकी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स तो काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट भी गिर रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी नेगेटिव में है, और बोरिंग्स भी इनकी बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईपीओ में से फ्रेश इशू भी इनका काफ़ी कम है, और जो ज़्यादा हिस्सा रखा गया है वो रखा गया है OFS का, ऑफर फॉर सेल का, यानी कि जो पुराने प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं वो एक कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। नई कंपनी है, नई कंपनी के अंदर नए इन्वेस्टर्स को लाने के लिए पुराने इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स का टिके रहना ज़रूरी था मेरे हिसाब से तो, पर क्योंकि वो निकल के जा रहे हैं तो पता नहीं आगे नए इन्वेस्टर्स को कैसे लेके आएंगे, और जहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ से जो पैसा आने वाला है उसको ये अपने सेंटर्स को इंक्रीज़ करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यूज़ करने वाले थे, पर इन्होंने क्योंकि फ्रेश इशू का हिस्सा कम रखा है और ऑफर फॉर सेल का हिस्सा ज़्यादा रखा है, तो पता नहीं ये कैसी कैलकुलेशन इन्होंने लगाई है, पर अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से तो। आगे अगर बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो दिया गया है हमें 37.43% का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.1, ठीक है, अच्छा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमारे पास है माइनस में। वहीं पर प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो हमारे पास आ रही है 9.63, जो कि दिखाती है कि जो शेयर का प्राइस है वो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। फाइनेंशियल स्लो है, प्राइस ज़्यादा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी वीक है, फाइनेंशियल्स एकदम लो है, फंडामेंटली भी थोड़ी वीक नज़र आ रही है। अब बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय लगभग 31% का है। 383 का प्राइस है, 502 पे नज़र आ रहा है, 119 रुपये का हमें GMP नज़र आ रहा है। अगर आप अप्लाई करते हैं, एन अलॉटमेंट मिलती है, तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 4,700 रुपये का प्रॉफिट आपके हाथों में आ सकता है। अब सबसे मेन सवाल आता है कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना टारगेट देखना है कि मेरा टारगेट इस आईपीओ से एक्चुअली है क्या। क्या मैं लिस्टिंग गेन्स लेना चाहता हूँ, या शॉर्ट में सेल आउट करके निकल जाएंगे, या फिर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए इसे होल्ड करूँगा। तो इसके लिए अब इसके नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये कोई प्रमोशनल लिंक नहीं है। अब बात करें आईपीओ के बारे में, तो GMP तो अच्छा नज़र आ रहा है 31% अप्रोक्सीमेटली, और सब्सक्रिप्शन देख के भी हम इसके बारे में डिसीजन बना सकते हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर का लगभग 12.46 टाइम्स सब्सक्रिप्शन और एम्प्लॉयज़ का 6.92 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखा जा सकता है। अब इसके पॉजिटिव की बात करें, इसका सेक्टर काफ़ी ट्रेंडिंग है, बहुत यूनिक है, और आपने अपने जॉनर की पहली कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है, ये इसके बेनिफिट हैं। और फ्यूचर में कंपनी अगर अपने आप को फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली इंप्रूव करती है तो हमें लगता है कि अच्छी कंपनी निकल कर आ सकती है। पर वहीं पर इसके नेगेटिव्स की बात करें तो फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, फंडामेंटली थोड़ी लो नज़र आ रही है, लगातार लॉस जनरेट कर रही है। बाकी रिवेन्यू वगैरह तो बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। स्टिल लगातार लॉस जनरेट करना एंड स्टिल प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स का आईपीओ में से बड़ा अमाउंट लेके निकल जाना, ये थोड़ा दिक्कत वाला मैटर है। अब अगर पुराने इन्वेस्टर्स ही आउट होने लगेंगे तो न्यू इन्वेस्टर्स को इंड्यूस करना और होल्ड करना कैसे पॉसिबल होगा, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। फाइनेंशियल वीकनेस को कंसीडर किया जाए तो फ्रेश इशू का हिस्सा बड़ा होना चाहिए था आईपीओ में। तो ओवरऑल तो नेगेटिव्स जो हैं वो पॉजिटिव को सुपरसीड कर रहे हैं। स्टिल ये सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग है, तो ये कहा जा सकता है कि कंपनी आगे अपने फाइनेंशियल्स को बेटर कर सकती है। तो क्लियर है, मैंने कोशिश की है कि आपको सारी बातें क्लियर की जा सके। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपकी इस वीडियो से कोई हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में दिया हुआ है।